बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने कैलकुलस पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन की डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है। अगर आपने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार पहले डिफरेंशिएशन की वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इंटीग्रेशन समझने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, फिजिक्स में एडिशन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है समेशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। आपके फिजिक्स के कोर्स में आपको दोनों ही तरीके देखने को मिलेंगे, तो फर्क कैसे करें कि कब समेशन यूज होगी और कब इंटीग्रेशन यूज होगी। जब भी हम डिस्क्रीट वैल्यूज की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज की बात जब भी होगी तब समेशन ही यूज होगा। डिस्क्रीट वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पर्सन्स। मान लीजिए हमें एक रूम में कितने लोग बैठे हैं ये पता करना है, तो जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो अगर मुझे ये पता करना है कि एक रूम में कितने लोग बैठे हैं तो हम उनका समेशन ले लेंगे, उनको सिंपल ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस रूम में 9 लोग बैठे हुए हैं। जब भी डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी हम समेशन का यूज करेंगे। और जब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक फंक्शन का हमें गिवन होता है। जैसे अगर y = f of x है तो dy/dx इंटीग्रेशन में dy/dx हमें गिवन होता है और हमें फंक्शन यानी कि y पता करना होता है। इसीलिए डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स इसीलिए कहा जाता है। इंटीग्रेशन में हमें dy/dx गिवन होता है और हमें फंक्शन यानी कि y पता करना होता है। इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन के लिए पढ़े थे, तो उनकी डिस्कशन करते हैं। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे यहाँ पे। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx होती है x की पावर में 1 ऐड कर दो, n में 1 ऐड कर दिया, ओवर n+1 जो नई पावर होगी, n+1 जो नई पावर बनी है हमारे पास, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। x⁴n की अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है तो x की पावर में 1 बढ़ा दिया और जो नई पावर बनी n+1 वो डिनोमिनेटर में आ गई, प्लस अ कांस्टेंट c। यहाँ पे कंडीशन लगती है कि n-1 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, इसीलिए ये कंडीशन है कि n-1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले
डिफरेंशिएशन में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। अब इंटेग्रेशन अगर मुझे साइन एक्स की करनी है, अगर मुझे साइन एक्स की इंटेग्रेशन करनी है, इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, अगर मुझे साइन एक्स की इंटेग्रेशन करनी है तो वो होगी cos x माइनस साइन के साथ, माइनस ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट c। कांस्टेंट c जो है ये हर इंटेग्रेशन को सॉल्व करते हुए साथ में हम लगाएंगे। अगर मैंने साइन x की इंटेग्रेशन करनी है तो वो होगी cos x विद माइनस साइन। थर्ड फॉर्मूला पहले डिफरेंशिएशन में देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x। ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये इंटेग्रेशन में कैसे हेल्पफुल होगा। अगर मुझे cos x की इंटेग्रेशन करनी है, इंटेग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x की अगर मुझे इंटेग्रेशन करनी है तो वो होगी sin x, sin x प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ई एक्स होती है 1 बाई एक्स। अब तक शायद आप समझ चुके हैं कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है 1 बाई एक्स की तो वो क्या होगी? बिल्कुल ठीक, लॉग टू द बेस ई एक्स। बिल्कुल स्कॉलर बन गए हैं आप। इंटेग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज log to the base cx plus constant c। नेक्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में पहले देख लें। डिफरेंशिएशन जब हमने की e पावर x की तो वो बनी हमारे पास e पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हमने डिफरेंशिएशन की थी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास एज इट इज आ गया था, e पावर x एज इट इज आ गई थी। और इसी तरह से जब हम इंटेग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, बिल्कुल ठीक, वो आ जाएगी e पावर x प्लस कांस्टेंट c। बिल्कुल सही, अच्छे से समझ गए आप लोग। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटी सी बात हम इंटेग्रल्स के बारे में समझ लें कि इंटेग्रल्स दो तरह से हो सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में करते हैं तो हमें दो तरीके की इंटेग्रल्स दिख सकते हैं। कुछ ऐसे इंटेग्रल्स होंगे जिसमें फंक्शन होगा dx के साथ, ठीक है, लेकिन उनके इंटेग्रेशन के साथ कोई वैल्यूज नहीं लिखी होंगी। और कुछ कई केसेस में हमें दिखेगा कि फंक्शन लिखा है और उसके साथ कुछ वैल्यूज लिखी हैं, मान लीजिए a और b। जिस इंटेग्रेशन में वैल्यूज नहीं लिखी होती उनको कहते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता कि x की वैल्यू कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई। और ये होते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल, डेफिनेट इंटेग्रल में हमें ये पता है कि x a से शुरू हुआ और b तक गया, और ये जो a और b लिखे हैं ये होती हैं इसकी लिमिट्स। जो हमने यहाँ नीचे वैल्यू लिखी है, जो यहाँ पे आप a देख पा रहे हैं, उसको कहते हैं लोअर लिमिट। और जो हम ऊपर यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी है, यहाँ पे आप b देख पा रहे हैं, उससे कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये वो वैल्यूज हैं जहां से x शुरू हुआ और जहां पे जाके x खत्म हुआ। इंटेग्रेशन करने के बाद
रिजल्ट को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व करके। हम इसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए हमें। तो इसकी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम इंटेग्रेशन करने लगे हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटेग्रेशन ऑफ x पावर -7। हमें x पावर -7 की इंटेग्रेशन करनी है। इंटेग्रेशन ऑफ x पावर -7 dx। तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटेग्रेशन ऑफ x पावर n dx कैसे करनी थी? x एज इट इज, पावर में करना था 1 ऐड और नई वाली पावर को नीचे लिख देना था। अब इसको अगर हम x पावर -7 dx पे अप्लाई करें तो ये कैसे अप्लाई होगा? x एज इट इज, x यहाँ पे एज इट इज, n जो यहाँ पे -7 है उसमें 1 ऐड करना है। तो मैंने -7 में 1 ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर में हमने नई पावर लिख दी -7 + 1। तो बहुत अच्छे से हमने फॉर्मूला को कॉपी कर लिया। सो ये मेरे पास बन गया x पावर -6 ओवर -6 और ऑब्वियसली साथ में प्लस कांस्टेंट c लगाते जाते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास बना -1/6 x पावर -6 + c। देयरफॉर इंटेग्रेशन ऑफ x पावर -7 dx बना -1/6 x पावर -6 प्लस कांस्टेंट c। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इंटेग्रेशन करनी है एक फंक्शन की x² - cos x + 1/x dx। हमें इस फंक्शन की इंटेग्रेशन करनी है। अगर हमें इस फंक्शन की इंटेग्रेशन करनी है तो पहले हमें ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं, इसमें फंक्शन जो यहाँ पे प्लस या माइनस साइन से रिलेटेड है उनको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करें, इनको अलग अलग लिखते हैं। इंटेग्रेशन ऑफ x² dx, फिर आगे माइनस का साइन है, इंटेग्रेशन ऑफ cos x dx, फिर आगे प्लस का साइन है, तो इंटेग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो हमने इनको सेपरेटली लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है कि हम देखें कि इंटेग्रेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इंटेग्रेशन ऑफ x² dx। इंटेग्रेशन ऑफ x² dx को हम इंटेग्रेशन ऑफ x पावर n dx के फॉर्मूले से करके देखते हैं। सो पहले मैं इंटेग्रेशन ऑफ x² dx सॉल्व करने लगी हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे? x की पावर n + 1, x की पावर n है यहाँ पे 2, सो 2 + 1, तो डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ पे क्या लेना है? n + 1 मतलब 2 + 1। कर लिया सॉल्व। माइनस, अब आप सोचेंगे यहाँ पे प्लस c लगाना ज़रूरी है क्या? तीनों केसेस में प्लस c लगाना है? नहीं, हम एंड में सॉल्व करके उसके साथ प्लस c एक ही बार में लिख देंगे। माइनस इंटेग्रेशन ऑफ cos x dx। इंटेग्रेशन ऑफ cos x dx यहाँ पे देखिए, इंटेग्रेशन ऑफ cos x dx है sin x, इंटेग्रेशन ऑफ cos x dx है sin x, प्लस का साइन है। इंटेग्रेशन ऑफ 1/x dx, यहाँ देखिए इंटेग्रेशन ऑफ 1/x dx है log to the base ex। सो यहाँ लिख दिया log to the base ex। अब तीनों की वैल्यू को लिख दिया है तो प्लस कांस्टेंट c लिख देंगे साथ में। अब सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर बन गई 3 और डिनोमिनेटर में भी 2 + 1 बन गया 3, तो ये बना x³ - sin x प्लस log to the base ex प्लस c। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें
इंटेग्रल सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है, आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें लिमिट्स प्रोवाइडेड हैं 1 to 5। एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 1 to 5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बात है कि हमें इंटेग्रेशन सॉल्व करनी है एक्स स्क्वायर की। इंटेग्रेशन एक्स स्क्वायर की सॉल्व करने के लिए एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो एक्स पावर एन डी एक्स का अगर मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है तो होगा एक्स पावर एन प्लस 1 मतलब एक्स पावर 2 + 1। सो एक्स की पावर बन गई 2 + 1 ओवर 2 + 1। यहाँ से लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एन की जगह 2 लिख दिया, एक्स पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। ठीक, सो ये मेरे पास बन गया। यहाँ पे 1 और 5 को कैसे लिखेंगे? हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के साथ में 1 to 5 वैल्यूज को लिखते जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स इंटेग्रेशन को सॉल्व करने के बाद भी इंटेग्रल का साइन लगा के यहाँ 1 और 5 लिखते हैं, वो गलत है। जब हमने इंटेग्रेशन सॉल्व कर ली तब इंटेग्रल का साइन नहीं लगेगा। तो लिमिट्स कैसे लगाएं? एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखें और उसके साथ लिमिट्स लगाएं, और लिमिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, हमेशा राइट हैंड साइड पे ही लिखी जाती हैं। सो हम पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ये मेरे पास बना 1/3x³ लिमिट्स फ्रॉम 1 to 5। अब 1/3 का इस लिमिट से कोई वास्ता नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिख के अंदर मेरे पास रह गया x³ फ्रॉम 1 to 5। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अब हम x में वैल्यूज पुट करेंगे, एक बार 5 और एक बार 1, मतलब x³ है, उसकी जगह हमने वैल्यूज पुट करनी है। 1/3 एज इट इज। अब देखिए, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगी वेरिएबल की जगह। वेरिएबल है x, अपर लिमिट है 5। वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट की, क्यूब एज इट इज साथ में आएगा। वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट पुट की है, x की जगह 5 पुट किया है, तो क्यूब साथ में एज इट इज रहेगा। फिर साइन लगाना है माइनस, हमेशा माइनस साइन ही लगेगा। अपर लिमिट माइनस ही लोअर लिमिट होता है, सो हमेशा ही माइनस लगेगा। और उसके बाद x में लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। लोअर लिमिट है 1, पावर 3 एज इट इज रहेगी। सो 1/3, 5 का क्यूब 125 माइनस 1 का क्यूब 1, तो ये बना 124/3। ये इसका आंसर आ गया। इसको हमने लिमिट्स के साथ सॉल्व किया है। सो स्टूडेंट्स, इंटेग्रेशन की जो बहुत बेसिक नॉलेज हमें चाहिए +1 के अपने कोर्स के लिए, उतनी हम कर चुके हैं। So that's it for today's class. Keep practicing.